Hello everyone, I'm Anisha. Welcome to Upward Study. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द हिंदू के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की। आज है 14 जुलाई। तो हम आज के जो भी हमारे पास एडिटोरियल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने मोटिवेशन सेशन के साथ में। तो आज का हमारे पास कोट है डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन क्या है। डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। कि कोई चीज़ तब भी करना जब आपका मन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आज आपका मन नहीं है कि पढ़ना है, बट फिर भी आप पढ़ रहे हैं, वो डिसिप्लिन है। ठीक है। और जैसे मान लो कि आपका आज मन नहीं है कि सुबह जल्दी उठना है, तो फिर भी अगर आप अपनी रूटीन पर उठ रहे हैं, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन है। ठीक है। तो आप अपनी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, वो आपका एक डिसिप्लिन है। ठीक है। और डिसिप्लिन है जो हमें आगे तक लेकर के जाएगा, क्योंकि ये हमारी जो लाइफ में एक कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखता है। हम कंसिस्टेंट होते हैं तभी हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो जब हम इस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं तो लाइफ में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। मतलब आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ जो है वो अपनी प्रोग्रेस में कुछ ना कुछ ऐड करते ही रहोगे अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो। ठीक है। और उसी एडिशन के चलते हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आप हो, आप बहुत ज़्यादा आगे एक दिन निकलोगे। और आप वही यही आपकी जो छोटी छोटी सी डेली की जो प्रोग्रेस होते हैं, यही आपको जो है वो बहुत आगे तक लेकर के जाती हैं और आपको सक्सेसफुल भी यही प्रोग्रेसेस बनाती हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की हमारे एमसीक्यूज़ के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है। देखिए, जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपको जो है वो ये फिर भी अनक्लियर है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लेक्चर का, आप वहाँ से जो है वो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सी फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन, या फिर डी नीति आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले आपने वीडियो को पॉज करके खुद देना है, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि निर्मला सीतारमन है, वो इस समय जीएसटी काउंसिल की हेड है। ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर एंड ईच स्टेट कैन नॉमिनेट अ मिनिस्टर इन चार्ज एज अ मेंबर। तो उसको ये कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि 2 दिन का मीटिंग हुआ, 47th जीएसटी काउंसिल जो है वो हेल्ड हुआ चंडीगढ़ में। एंड द काउंसिल एग्रीड टू लेवी 18% टैक्स ऑन चेक्स लूज इन बुक फॉर्म एंड होटल अकोमोडेटीज 1000 विल बी टैक्स एंड 12% अमंग अदर चेंजेस। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जो हुई है, इन्होंने बहुत से टैक्स स्लैब्स में जो है वो चेंजेस किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद जापानीज चिप मेकर रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स टू डेवलप सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस। तो कौन सी इंडियन कंपनी में यहाँ पर जापानीज चिप मेकर के साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है टाटा मोटर्स, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स, ब्रॉडकॉम इनकॉर्पोरेशन एंड एएसएम टेक्नोलॉजीज। तो इसका हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स के साथ में हमने ये एग्रीमेंट जो है वो किया है, जो चिप्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। तो ये जो रेनेसेंस कंपनी है, इट विल ऑल्सो वर्क ऑन तेजस नेटवर्क्स, इसके ऊपर भी ये काम करेगी। अनदर टाटा ग्रुप फर्म ऑन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर काम करेंगे, इंक्लूडिंग 5G वगैरह पर काम किया जाएगा। ठीक है। एंड पार्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड प्राइमरी मार्केट प्रोडक्ट्स विल बी इंडिया विद प्लान्स टू एक्सपैंड ग्लोबल मार्केट्स। तो उसके बारे में सब बात की जा रही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च अ पोर्टल नेम परीक्षा संगम। तो अगर आप करंट अफेयर्स को काफ़ी लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप इसका आंसर आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। ऑप्शन ए है यूजीसी, बी सीबीएसई, सी एनटीए एंड डी इग्नू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीबीएसई। तो सीबीएसई जो है उसने नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है परीक्षा संगम। ये पोर्टल क्या होगा, ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा सभी एग्ज़ाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा रिजल्ट एंड सब चीज़ों को। ठीक है। इसके 3 पार्ट्स रहेंगे, स्कूल्स यानी गंगा, रीजनल ऑफिसर्स यमुना एंड हेड ऑफिस सरस्वती। तो ये 3 जो है वो इसके पार्ट्स रहने वाले हैं, जिनको आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि जापान गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिस्थैनिज्म टू विच पर्सनैलिटी। तो ये किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी, शिंजो एबे, रामनाथ कोविंद या फिर जो बाइडेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिंजो एबे। आपको पता है कि शिंजो एबे को जो है वो ये पॉजिटिवसली दिया जा रहा है। एज पर नाउ इनकी डेथ जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के आर्टिकल की। तो बोल रहे हैं कि फ्री प्रिकॉशन जैब्स एट गवर्नमेंट सेंटर्स फ्रॉम टुमारो। तो कल से जो है वो आप देखिए कि अगर आपकी 2 डोज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं कोविड-19 वैक्सीन की, तो उसके बाद में आप प्रिकॉशनरी एक जो डोज है वो ले सकते हैं। तो जो भी 18 ईयर से अब है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और 75 डेज़ के लिए जो है वो लगेगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो है वो छोटा सा ये आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है रैंक्स के बारे में। तो इंडिया का यहाँ पर देखिए जेंडर गैप इंडेक्स आया और इस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो बहुत ही ख़राब रहा। तो 146 में से 135 जो है वो हमारी रैंकिंग रही है। इस आर्टिकल के बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम जेंडर का स्कोर देखें, आप सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जेंडर इंडेक्स जो है या जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो जारी कौन करता है? ठीक है, तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। तो 146 कंट्री में से इंडिया की रैंकिंग 135 रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो बोला अ लुक एट इंडियाज रैंकिंग और इसके कुछ स्कोर्स के बारे में अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें नंबर पर हम हैं। ठीक है, ग्लोबल अगर हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन, देखिए जेंडर गैप क्या है? जेंडर गैप आपका यही है ना कि महिलाएं जो है वो पुरुषों के प्रति कितनी अग्रणी है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी में 143 यानी महिलाओं को बहुत ही कम चांस मिलता है। उसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करते हैं तो 107। हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो बहुत ही ख़राब रैंकिंग है भाई। महिलाओं की जो स्थिति है हेल्थ सेक्टर में वो बहुत ही ख़राब मानी जा रही है और 146 रैंक है, तो बहुत ही ये पुअर रैंकिंग में जो है वो काउंट हुआ है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो 48 और ये 146 कंट्री में हमारी जो रैंकिंग है वो निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और कुछ बातें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। अब बोले कि कंट्री यानी इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है वर्ल्ड में। एक तरह से मतलब वर्ल्ड में वर्स्ट तो नहीं, वैसे तो लास्ट तो हम नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरह का बहुत ही कम परफॉर्मेंस हमारा इसमें रहा है, तो ख़राब ही है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कम हमारा किसमें रहा है? हेल्थ एंड सर्वाइवल में। जो सब इंडेक्स यहाँ पर मैंने आपको अभी भी बताए हैं, ये जो सब इंडेक्स के बारे में हमने चर्चा की, इसमें सबसे खराब देखिए 146 जो हमारा नंबर रहा वो हमारा हेल्थ एंड सर्वाइवल में रहा है। इंडिया रैंक्स पुअरली अमंग इट्स नेबर्स। अगर आप देख सकते हो बांग्लादेश की भी 71 है, नेपाल की 96 है, श्रीलंका के 110 है, मालदीव्स के 117 है, भूटान के 126 है और इंडिया के 135 है। तो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है अपने जो यहाँ पर नेबर्स हैं उनके सामने, है ना? पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और रैंकिंग में हम बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट गए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मर कौन कौन है तो ईरान 143, पाकिस्तान 145 एंड अफगानिस्तान सबसे बॉटम पर रहा है, वर्स्ट परफॉर्मर रहा है साउथ एशिया में भी। और ऐसे भी आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, 146 रैंक है। और वैसे भी तालिबान जब से आया तब से ऐसे ही हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि ये जेंडर गैप रिपोर्ट हमें यही बताता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले कितनी अग्रणी है, वो कितना आगे बढ़ कर के आ रही हैं, हमें यही जो है वो ये रिपोर्ट पूरी तरह से बताती है। बात कर लेते हैं इसकी टॉप रैंक की, तो आइसलैंड ने टॉप किया है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। तो ये जो है वो टॉप 5 नेशन जो है वो इसमें रहे हैं। ये रैंकिंग आपको देखिए याद रखनी है, सवाल पक्का बनते हैं यहाँ से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है वो 1971 जनवरी 1971 में ये जो है वो फॉर्म हुआ था और इसके फाउंडर कौन है? क्लाउस श्वाब। और यही जो है वो देखिए इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? कॉलोनी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट अपील्स इन हिजाब केस नेक्स्ट वीक। तो आपको पता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट वगैरह जो भी निकल के आया था, अब उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको नेक्स्ट वीक सब चीज़ें देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये जो लड़की हैं
ये असम की है, ये असम के कॉलेज गर्ल है, इनको जो है वो जेल हो गई। अब क्यों इनको जेल हुई? क्योंकि ये जो है वो ULFA को, ठीक है, आई को, इसको जो है वो सपोर्ट करती थी। अब ये ULFA क्या है? ये है आपका यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब ये उस विंग को सपोर्ट करती हैं जो कि असम को इंडिया से अलग करने की बात करता है। तो इसलिए जो है वो इनको जेल हो गई है। पर अभी जो है वो ये बोल रहे हैं कि इनको जो है वो इनके एग्ज़ाम्स के चलते जो है वो एग्जाम एटलीस्ट पेपर देने के लिए इन्हें छोड़ा जाना चाहिए। वो सब बातें निकल के आ रही हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, वो है श्रीलंका के बारे में। देखिए, मैंने बहुत टाइम से ये आर्टिकल जो है वो कवर नहीं किया था। एटलीस्ट मैं इसका वेट कर रही थी कि मैं आपको एक साथ ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि श्रीलंका में क्या हुआ है कि नो क्वाइट आफ्टर द स्टॉर्म, यानी कि ये इस नाम से एक एडिटोरियल में आज आर्टिकल छपा है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि श्रीलंका में क्या क्या सब चीज़ें चल रही हैं। तो पहले हम इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो वन फैमिली डिक्टेटरशिप है, देखिए, श्रीलंका में, और बहुत ही ज़्यादा करप्ट सरकार है। आपको पता है कि इस समय जो है वो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा थे, ठीक है, जो कि अब म्यांमार को चले गए हैं। तो जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो संभाली, मतलब हो सकते हैं वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कौन? गोटाबाया राजपक्षा। प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्षा। इसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन? तो बसिल राजपक्षा। तो बेसिकली अभी देखने को मिल रहा है कि एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली है जो पूरा एक डायनेस्टी की तरह रूल कर रही है। इनफैक्ट यही नहीं, इनके फर्दर जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो भी सत्ता में हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई पोस्ट संभाल रखी है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ही फैमिली जो है वो सब कुछ चला रही है और बहुत ही करप्ट सरकार इनकी जो है वो हो चुकी थी। हम देखते हैं कि जो महेंद्र राजपक्षा थे, ये 2004 में PM बने और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन के 2005 से 2015 तक, ठीक है। और गोटाबाया राजपक्षा जो है वो 2019 में जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये इनकी इकोनॉमी की हालत क्या है, श्रीलंका इतने ख़राब सिचुएशन में पहुँचा कैसे। तो मेन बात है कि इनका जो फॉरेक्स क्राइसिस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि इनका इम्पोर्ट इनके एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हो चुका था, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि इनको जो है वो आमदनी नहीं हो रही है, बट इनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो सब चीज़ें, अब इकोनॉमी की हालत इनकी ख़राब हो गई। तो इन्होंने ख़राब सिचुएशन को संभालने के लिए, देखिए मैं आपको ब्रीफ बता रही हूँ सब चीज़ें, ठीक है। तो ख़राब सिचुएशन को संभालने के लिए इन्होंने जो है वो हम्बनटोटा पोर्ट पर इन्वेस्ट करने का सोचा। इन्होंने सोचा कि नहीं, हम्बनटोटा पोर्ट पर हम जो है वो सब चीज़ें करते हैं। तो इन्होंने इंडिया को भी अप्रोच किया और साथ में USA को भी अप्रोच किया। पर दोनों कंट्रीज़ को लगा कि यहाँ पर कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं हमारा, ठीक है। तो वो इस डील से जो है वो वापस चले जाते हैं। फिर ये जो है वो चाइना यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा इनको लोन देता है, जो लोन ये कभी चुका नहीं पाते हैं और फिर बाद में इन्हें ये पोर्ट जो है वो चाइना को देना पड़ता है लीज पर, वो भी 99 ईयर्स के लिए। उसके अलावा अगर आप बात करें तो श्रीलंका ने लगभग $7 बिलियन तक जो है वो चाइना से लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो है वो और भी कई सारे लोन जो है वो ले रखे हैं, सिर्फ चाइना से नहीं, ठीक है, IMF वगैरह से भी बहुत ज़्यादा इन्होंने लोन्स लिए हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो केसेस हैं वो इन लीडर्स के ऊपर चल रहे हैं, मतलब कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सब चीज़ों की। कोविड-19 आप देखिए आ जाता है, तो उससे क्या हुआ, इनकी इकोनॉमी जो है वो टूरिज़्म पर चलती थी। टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी है या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा, तो टूरिज़्म पर ये डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पर कोविड-19 के चलते जो टूरिज़्म सेक्टर है यही पूरा ठप हो जाता है। तो अब ये भी कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि और भी ज़्यादा इकोनॉमी की हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। लास्ट ईयर ये क्या कर देते हैं कि बैन लगा देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर कि इनका इंपोर्ट आपने नहीं करना, क्योंकि वैसे भी इनके इंपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा थे। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पर इन्होंने बैन लगा दिया और कंट्री को पूरा बोल दिया कि हम फुली ऑर्गेनिक जो है वो एग्रीकल्चर करेंगे। अब ये जो है वो ये चेंज जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, समझ नहीं आता है, ठीक है। कोई भी चीज़ देखिए कि जब लाना होता है ना तो हमें क्या करना होता है कि चेंजेस टेक्स टाइम, राइट, कि उनको टाइम लगता है, बदलाव के लिए समय चाहिए होता है। आप एकदम से कोई भी चीज़ इम्पोज कर देंगे लोगों पर, लोगों से समझ नहीं पाएंगे। श्रीलंका में भी सेम वही हुआ। तो फार्मर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ।
कि केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे, ऑर्गेनिकली आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये मतलब उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आई और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इनके प्रोटेस्ट की वजह से हो गई है फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फूड इन्फ्लेशन जो फूड आइटम्स की है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और टी प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो गया। अब ये जो है वो चाय के बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, उन सब चीज़ों पर इनकी इकोनॉमी चलती थी। बट क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो टी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, तो ये जो है वो और ज़्यादा इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिल रही थी। तो जिसके चलते इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, इतने ज़्यादा इनके ऊपर केसेस चले हुए हैं, पूरा फैमिली ने सब कुछ संभाल रखा है। तो ये डिक्टेटरशिप को, जो वन फैमिली डिक्टेटरशिप को एंड करने के लिए जो जनता है उनका गुस्सा फूट पड़ा और जनता ने यहाँ पर जो है वो अपने हाथ में कमान ले ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि रानिल बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट एज गोटाबया फ्लीज टू मालदीव्स। तो गोटाबया जो है वो मालदीव्स को चले गए और रानिल विक्रमसिंघे जो है वो यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ डिफरेंसेस समझते हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि दो एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे पास, एक होते हैं पीएम, एक होता है प्रेसिडेंट। इसमें जो है वो पीएम जो है वो रियल पावर जो है वो इनके हाथ में होती है, जबकि प्रेसिडेंट के हाथ में जो है वो एक तरह से ये एक्टिंग पावर है, ठीक है। इनके पास में जो रियल पावर है, नॉमिनल हेड होते हैं ये, ठीक है। जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ चीज़ें देखता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी बात करते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी का रूल चलता है कि जिसकी जो है वो, जैसे जिसकी 51% सीट हो गई वो चलो रूल करेगा, है ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो और भी अलग बात है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म। सेपरेटली उनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी पार्टी होगी वही अपना कैबिनेट वगैरह सब बनाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब उसी हिसाब से चीज़ें लेकर के चलते हैं। यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होगी कि सब चीज़ें साथ में लेकर के चलेंगे, है ना। यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डबल मेंबरशिप होती है, अभी मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है, डबल मेंबरशिप होती है। और यहाँ पर जो है वो सिंगल मेंबरशिप रहेगी। नेक्स्ट, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट लीड करता है, तभी तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यहाँ पर डिसॉल्व होता है लोअर हाउस में, जिसे हम लोकसभा बोलते हैं इंडिया में, तो वो लोकसभा आपकी डिसॉल्व होती है। बट यहाँ पर कोई भी डिसोल्यूशन नहीं होता, ये कंटिन्यू ही रहता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ पावर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, बट इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ पावर को भी डाला गया है, ठीक है। अभी मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो पहले हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्मनी है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में हार्मनी रहती है कि ये लॉ बनाएगा और ये जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। पर इनमें जो है वो बड़े ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चले रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़े ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चले रहते हैं कि बोलते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के एरिया में काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इसके एरिया में जो है वो चल रहा है, तो वो सब चीज़ें आपकी आती हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है आपकी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपकी रहती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इनके पास में। और जो आपकी ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिपॉजिटिज्म को क्या करती है, डिपॉजिटिज्म को सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसको जो है वो यहाँ पर क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और ये ऑटोक्रेसी को लीड कर सकता है, क्योंकि वन पार्टी, एक ही पर्सन जो है वो यहाँ पर रूल कर रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो ऑटोक्रेसी नहीं चल सकती है, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन रहेगी यहाँ पर कि हर जगह से मतलब कि उनको चुना जाएगा, और यहाँ पर जो है वो नैरो रिप्रेजेंटेशन रहती है। डीमेरिट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, बट ये ज़्यादा स्टेबल रहती है क्योंकि इसमें सब चीज़ें जो है वो स्मूथली चल पड़ती हैं,
जब एक ही पर्सन जो है वो कर रहा होता है सब तो स्मूथली चल पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ये नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि अगले साल कोई और सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखती है, बट यहाँ पर पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी रहती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, और ये बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमने अभी भी चीज़ यहाँ पर भी देखी थी। गवर्नमेंट में अमेटर्स, मतलब कि अमेटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो खुद निकल के आएंगे लोग और वही जो है वो यहाँ पर रूल करते हैं कि नहीं, खुद चाहते हैं वो जो है वो यहाँ पर सत्ता में आना, वही आते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, कि जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं वही सरकार चलाते हैं, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यूएसए है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चलता है, पर कुछ चीज़ें जो है वो अलग तरीके से रखी गई हैं, जैसे क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसके निर्माताओं ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को लेकर के चला था। अभी नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, स्केल अप द इंडिया साउथ कोरिया बायलेटरल पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम, तो स्केल अप कर रहे हैं हम इंडिया और साउथ कोरिया के बायलेटरल पार्टनरशिप को। तो बेसिकली ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में हम चीज़ें कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बोले कि राइटर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम इंडिया का जो है वो साउथ कोरिया बहुत ही अच्छा पार्टनर बन सकता है, और ये हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए फोर्थ पिलर की तरह काम कर सकता है। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बेसिकली बोला जा रहा है। तो फ्रॉम डिफ्ट टू अ शिफ्ट, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं राइटर कि अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो इंडिया और साउथ कोरिया ने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है कंसिडरेबल डाइवर्जेंस इन देयर रिस्पेक्टिव नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स, की कुछ ना कुछ हमें चेंज देखने को मिल रहा है कि जो नेशनल हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनमें हमें कुछ ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है। बोला कि साउथ कोरिया का अगर हम ड्रिफ्ट देखें तो फ्रॉम मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स सच एज क्वाड हो गया, ठीक है। क्वाड आपको पता है कि क्वाड में कौन कौन है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। मीनवाइल इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन देम। तो यहाँ से ये थोड़ा मतलब दूर जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इंडिया और साउथ कोरिया दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि इंडिया क्वाड का पार्ट है पर साउथ कोरिया का इससे दूर दूर से कोई नाता नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें बोल रहे हैं। चलिए इसी बात पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्वाड का फॉर्मेशन कब हुआ था, क्वाड का फॉर्मेशन कब हुआ, ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि द न्यूली इलेक्टेड कोरियन प्रेसिडेंट कौन है, यून सुक योल। तो यून सुक योल की अगर हम बात करें तो इनके टाइम में एक हमें पैराडिगम शिफ्ट देखने को मिल रहा है साउथ कोरियन की फॉरेन या सिक्योरिटी पॉलिसीज में, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि साउथ कोरिया जो है शुड स्टेप अप टू बिकम अ ग्लोबल पाइवटल स्टेट, ठीक है, एंकर्ड इन लिबरल वैल्यूज एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो हमें उसके ऊपर जो है, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो उसको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए एक ग्लोबल इंपॉर्टेंट स्टेट बनने की तरफ को, जो लिबरल वैल्यूज़ को रखता है और बेस्ड ऑन ऑर्डर उन सब चीज़ों पर चलता है। एडवांसेस फ्रीडम एंड पीस, प्रोस्पैरिटी, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वो सब चीज़ों को ये दिखाते हैं। तो बोला कि साउथ कोरिया का जो न्यू विलिंगनेस है बिकम अ ग्लोबल पाइवटल स्टेट, कि उनको जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबली इंपॉर्टेंट स्टेट जो है वो बनना है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल बना सकता है जो भी रीजनल अफेयर्स जो है वो यहाँ के चल रहे हैं, ठीक है। और वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी या मल्टी डायमेंशनल जो है वो अपॉर्चुनिटी इंडिया और साउथ कोरिया की जो पार्टनरशिप है उसके लिए भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये जो भी एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट स्टेट बनना चाहते हैं उस सेक्टर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ सालों की बात करें तो इंडिया और साउथ कोरिया में बहुत से सीरियस ब्लॉकेड्स फेस किए हैं अपने इकोनॉमिक टाइज में, ठीक है। जैसे ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा धीमा पड़ जाता है कभी कभी, एंड देयर वाज नो मेजर इनफ्लो ऑफ साउथ कोरियन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, की होता नहीं है इतना। अगर हम नॉर्मली देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लॉकेड्स हमें देखने को मिल ही जाते हैं कि दोनों में जो ट्रेड है उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। इंडिया और साउथ कोरिया जो है वो ट्राई कर रहे हैं अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसे हम CEPA बोलते हैं, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एग्रीमेंट जो है वो उसकी अगर हम बात करें तो उतने अच्छे से भी सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। अब हो रही है कि करेक्टिंग चाइना स्टिल्ट, कि आपको पता है कि साउथ कोरिया का जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है वो अब करेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो चाइना के साथ में पहले बहुत ज़्यादा बॉन्ड वगैरह बना रहे थे या फिर न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उन्होंने दोनों में आपस में क्रिएट की। अब बोथ नेशन विल नाउ बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द अकोमोडेट द
अदर्स ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन नीड्स, की सब चीज़ों को देखते हुए अब दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को ये चीज़ जो है वो समझ में आ रही है। अब बोला कि जो ट्रेड टारगेट है $50 बिलियन का 2030 तक, विच लुक्ड एट इम्पॉसिबल अ फ्यू मंथ्स अगो, नाउ सीम्स विद इन रीच। क्या अब दिख रहा है कि ये जो गोल है इसको हम कहीं ना कहीं अकम्प्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एमर्जिंग स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट जो है, क्रिएटिंग अ न्यू कन्वर्जेंस ऑफ कैपेबिलिटीज एंड क्लोजर सिनर्जी इन न्यू एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सच एज पब्लिक हेल्थ हो गया, या आपका ग्रीन ग्रोथ हो गया, या डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया, ट्रेड हो गया। तो उन सब चीज़ों में अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट जो है वो हो सकती है। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। 2020 की बात करें, इंडिया और साउथ कोरिया ने जो है वो एक रोड मैप डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के लिए साइन किया था। ठीक है, 2020 में। ठीक है, बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इन दोनों के बीच में जो है वो इसके लिए यानी डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए इनके बीच में जो है वो डील हुई थी। ठीक है, तो बोला कि ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, तो उसमें कुछ आगे फर्दर डेवलपमेंट हुआ नहीं। ठीक है, बट अगर हम अभी देखें तो हमें इस सब एरिया में भी काम करना पड़ेगा। इंडो पैसिफिक आउटलुक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि साउथ कोरिया का जो पार्टिसिपेशन है एडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, या एक्टिविटीज़ इन द इंडियन ओशन की बात करें, जैसे जो भी एनुअल मालाबार एक्सरसाइज होती है या क्वाड कंट्रीज जो मिलती हैं, विल फर्दर स्ट्रेंथन द इंडियाज नेवल फुटप्रिंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। की ये जो भी हम मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम क्वाड कंट्रीज की जो मीटिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं तो या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे जो है वो हमें एक फ़ायदा हो रहा है कि इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया का जो प्रभुत्व है वो बन रहा है। मून जाए जो प्रेसिडेंट है कोरिया के, वो बोलते हैं कि जापान एंड साउथ कोरिया वर एट लॉगर हेड्स, मतलब कि दोनों में स्ट्राइफ में रहते हैं, दोनों आपस में जो है वो एंटी हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर बहुत ही कम स्कोप है हमारे पास कि हम स्ट्रेंथन करें ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को, जो रीजन है इंडिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में। ये तो मुश्किल हो पाएगा, साउथ कोरिया जापान साथ में नहीं मतलब चल पाएंगे। बोला ये जो शिफ्ट है साउथ कोरियन पॉलिसीज का विल एनेबल अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, साउथ कोरिया एंड जापान डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेटिंग दैट कुड इफेक्टिवली फोर्स न्यू जॉइंट रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, कि उससे हमें नई रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहे कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सीलेंट स्ट्रैटेजीज बना रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, जापान के साथ में कर रहा है, वियतनाम के साथ में कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में कर रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया के साथ में वो उतना ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा था अभी तक। तो फ्रॉम इंडियन एस्टेब्लिशमेंट दिस नीड्स टू चेंज, उसको बदलना चाहिए ना हमें। तो बोल रहे कि साउथ कोरिया जो है वो हमारा फोर्थ पिलर हो सकता है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ में। तो तीन हमारे पिलर कौन कौन से हुए, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और वियतनाम हुआ, और फोर्थ पिलर हमारा साउथ कोरिया जो है वो यहाँ पर बन सकता है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी स्ट्रैटेजी को बनाए रखें। तो ये जो है वो यहाँ पर एक पैराडिगम शिफ्ट लेकर के आ सकता है इंडिया की पोजीशन का, और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अभी समय आ गया है कि इंडियन और साउथ कोरियन बायलेटरल पार्टनरशिप या जो भी स्ट्रैटेजिकली जो भी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या सिक्योरिटी डोमेन लेवल पर जो भी चीज़ें चलती हैं उनको स्केल अप किया जाए। तो साउथ कोरिया के साथ में अगर हम बात करते हैं तो उसको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बनाता है बहुत ज़्यादा, या साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, साइबर कैपेसिटी की बात आती है, स्पेस एंड सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटीज़ की बात करती है। तो साउथ कोरिया इन एरियाज़ में इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकता है, टेक्नोलॉजी वगैरह दे सकता है। तो ये इंडो पैसिफिक एरिया में अगर हमारे रिलेशन जितने अच्छे होंगे वो हमारे लिए फर्दर उतना ही बढ़िया रहेगा। यूएस फैक्टर और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे रिपब्लिकन्स जो है आर गेनिंग स्ट्रेंथ अगेन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन यूएस, वी नीड टू कंसिडर दैट विल हैपन इफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न्स। अगर वैसा कोई आ जाता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में तो फिर क्या होगा। तो इसके जो बड़े ज़्यादा ट्रंप वॉज अनकन्विंस अबाउट द रेलिवेंस ऑफ यूएस एंड कोरिया पार्टनरशिप, बड़े ज़्यादा थे उसके बारे में, है ना। तो यूएस ने मतलब इनकी उन्होंने डिस्कस भी किया था विड्रॉइंग यूएस फोर्सेस फ्रॉम साउथ कोरिया की, जैसे हमने ईरान से निकाल लिए वैसे साउथ कोरिया से भी हम अपनी फोर्सेस को निकाल लेंगे, है ना। तो अगर ये यहाँ से भी अपनी फोर्सेस निकाल लेते हैं तो वो वहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो टेंस हो सकती है। तो बोल रहे कि अब मून जाइन की बात अगर हम करते हैं तो मून की प्रेसिडेंसी जो है साउथ कोरिया वॉज फोर्स टू साइन, देयर इज नो एग्रीमेंट विद चाइना, ठीक है, तो नहीं है। तो अंडर दिस एग्रीमेंट चाइना
कोरिया एग्रीड नो एडिशनल टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस डिप्लॉयमेंट, यानी थार्ड के लिए इन्होंने मना कर दिया था, ठीक है, कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन थार्ड के बारे में भी आप मुझे डिटेल में बताइए, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, ये कितनी कंट्रीज इसके अंडर है। बोला नो पार्टिसिपेशन ऑफ यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क एंड नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइलेटरल मिलिट्री अलायंस विद यूएस एंड जापान, कि वो सब चीज़ों के लिए भी इन्होंने मना कर दिया। तो बोला कि इंडिया उसमें साउथ कोरिया की हेल्प कर सकता है, वो चाइनीज़ प्रेशर और नॉर्थ कोरियन थ्रेट्स जो उनके हैं उनके साथ में विथस्टैंड कर सकता है इंडिया, यहाँ पर इनका अच्छा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर निकल के आ सकता है। तो बोला कि इंडिपेंडेंट और एक स्ट्रॉन्ग और एक डेमोक्रेटिक जो साउथ कोरिया है वो लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है हमारे इंडिया का, और ये ऐड कर देगा एक सिग्निफिकेंट वैल्यू जो भी इंडिया का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो बोला कि ये जो नई पार्टनरशिप है ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी, दोनों कंट्रीज़ के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। इंडो पैसिफिक एरिया में जो है वो एक स्टेबिलिटी या इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो बना देगी, उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अ डिमिनिशिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें कि बेसिकली क्या होगा आने वाले कुछ सालों में, यानी कि अबाउट 2037 तक, ठीक है। तो इंडिया में जो है वो मतलब ओल्ड एज लोग ही बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अब जो जनरेशन है वो ज़्यादा क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में अभी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो मतलब एक एक बच्चा ही पैदा करते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई सोचता नहीं है। तो वैसी सब चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल है कि ओल्ड ही पॉपुलेशन हमारे पास आने वाले टाइम में बचने वाली है। तो बोले कि इंडियाज़ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इज़ एक्सपेक्टेड टू विद शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग एंड शेयर ऑफ डिपेंडेंट रेजिडेंट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वहाँ पर ये वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी कम हो जाएगी और जो डिपेंडेंट रेजिडेंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। तो 2037 की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो इंडियन एज होंगे जो 25 से 64 साल तक के बीच में होंगे वो पीक पर होंगे, ठीक है, और वो 2092 तक जो है वो ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम एज पॉपुलेशन की बात करें जो मोर देन 65 होंगे वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये जो शिफ्ट है ये हमें देखने को मिलता है सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। नियरली 20% जो पॉपुलेशन है तमिलनाडु केरला वो जो है वो 60 क्रॉस कर चुकी होगी 2036 तक, ठीक है। तो इंडिया जो है वो अकेला नहीं है जहाँ पर ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है या डिविडेंड जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसी और भी कई सारी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल सकता है। तो इंडिया जो है वो उन्हीं नेशन में से है जहाँ पर लोएस्ट शेयर ऑफ एल्डरली रिसीविंग पेंशन एंड हाईएस्ट स्टेट ऑफ आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो यहाँ पर जो पुअर मॉनेटरी सपोर्ट वगैरह के लिए जो चलती हैं सब चीज़ें उसको जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगी, उसके बारे में बात करते हैं पॉपुलेशन शेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप, कि उनको बताते हैं अलग अलग एज ग्रुप का। आप देख सकते हैं कि 5 साल की बात करते हैं तो वो कितने हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर कैसे कम ही होते जा रहे हैं, तो आप देखिए कि 2060 तक कितने कम हो जाएंगे और 2100 तक और भी ज़्यादा कम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके 65 प्लस ईयर की, तो उनकी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, मतलब कि वो उम्र के साथ में 65 प्लस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। 15 से 24 साल के भी कम होंगे, 5 से 14 साल के भी कम ही देखने को मिलेंगे, यानी ये भी घटेंगे, ठीक है। और ओवरऑल आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में ये आपका है। स्टेट वाइज देखें तो आप देख सकते हैं कि यूपी, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, आंध्रा, हिमाचल प्रदेश के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिल सकता है ईयर्स जो है यहाँ पर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी रेशो की बात करते हैं कि कितने लोग जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे, उस हिसाब से ये कुछ डेटा पॉइंट जो है वो दिया गया है। बाकी पेंशन वर्सेस हेल्थ एक्सपेंसेस में भी आप सब चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ डेटा पॉइंट उसके रिगार्डिंग है कि पूरा कंट्री में हमारा क्या हाल होने वाला है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, बोले कि द हाईएस्ट अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज ऑफ द नाइट स्काई। तो ये आपका टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो है वो आ जाया है आर्टिकल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट 5 स्टनिंग इमेजेस हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है एक्यूट ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी, रिवील्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉस्मोस हिथ्रेटो हिडन फ्रॉम द अदर टेलीस्कोप्स की। बोले कि यहाँ पर पानी की संभावना हो सकती है, तो कुछ इमेजेस जो है वो इन्होंने यहाँ पर जारी की हैं। तो ये 5 इमेजेस हैं जिसके बारे में बात है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल। तो बोल रहे हैं कि एज द लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, light from a distant object will take time to reach us on earth। तो लाइट उसको अर्थ पर पहुंचने में टाइम लगाती है। तो बोला कि अगर हम इसी हिसाब से देखें तो when we see a distant stellar object we see it as if it were far back in time। वो पिछली उसकी पुरानी इमेज होती है। तो उसके बारे में हमें टू कलेक्ट मोर लाइट वी नीड जायंट इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स। उसके लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होने चाहिए, क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है उसी हिसाब से आप चीज़ों को देख पाते हैं। तो वैसे आपका जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो निकल के आया, वो बिगेस्ट इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो है वो बनाया गया है। तो बोला कि फर्स्ट 5 इमेजेस जो इस टेलीस्कोप में रिलीज की है उसमें बताया गया कि द डीप फील्ड इमेज ऑफ SMACS 0732723 cluster of galaxies which date back to times when the first stars were born, कि तब से है, ठीक है। द कारिना नेबुला विविलली शो द बर्थ ऑफ न्यू स्टार्स, वो बताता है कि किस तरह से नए स्टार का जन्म हुआ। एंड द सदर्न रिंग नेबुला द डिटेल्स अ डाइंग स्टार के बारे में बताता है। एंड स्टेफन का जो क्विंट है वेयर वी कैन सी द कैटलिस्मिक कॉस्मिक कोलिजन ऑफ गैलेक्सिक। एंड फाइनली द WASP 96b एक एक्सोप्लैनेट होता है जो स्टार से मतलब कि प्लैनेट ऑर्बिट करता है, कोई बड़ा दूर स्टार है उसको ऑर्बिट कर रहा हो तो उसको हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इमेजेस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन है कि कौन सी इमेज क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पर बता रही है। तो बोल रहे कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है GWST की, वो रिवील करती हैं दैट इट इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द वेस्ट 96b's एटमॉस्फेयर, की वहाँ पर वाटर वेपर देखा गया है। तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि यहाँ पर वाटर की हम जो है वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वाटर वेपर को देखा है। तो बोला कि ड्यू टू द ब्लिस्टिंग हीट तो वेस्ट 96 जो है अनलाइकली टू होस्ट लाइफ, की हो सकता है यहाँ पर जो है वो लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हीट भी है और पानी भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर है, तो हो सकता है यहाँ पर लाइफ भी हो। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल था आपका, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो एस्पेक्ट्स रहेंगे उनको मैं फर्दर वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है, यानी कि बर्थ ऑफ अ स्टार एंड एवरीथिंग एल्स, उन सब चीज़ों को कवर कर दूँगी। नेक्स्ट बोला है कि इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना रोज टू अ रिकॉर्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। आप देखिए कि इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं चाइना से वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स ऑफ चाइना स्लिड 35%, मेकिंग अप ओनली $9.57 बिलियन ऑफ $67.08 बिलियन इन टोटल ट्रेड। तो ये आपका आर्टिकल है जिसमें बता रहे हैं कि इंडिया के जो चाइना से इंपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि कितने तक ये पहुँच चुके हैं, तो $57.51 बिलियन तक ये पहुँच चुके हैं ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो चाइनीज गुड्स का जो इम्पोर्ट है आर ऑन ट्रैक फॉर येट अनदर रिकॉर्ड ईयर। हम आत्मनिर्भर जैसी कई सारी स्कीम चला रहे हैं, उसके बावजूद हमें ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। एंड सेट टू सरपास लास्ट ईयर 97.5 बिलियन फिगर, इतना ज़्यादा ये हो सकता है। तो वो रहे कि चाइना का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है परफॉर्मेंस है इन जून वो कितना राइज हुआ है 13.2% से, एंड टोटल ट्रेड जो है वो 14.3% से राइज हुआ है। जबकि हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की मई महीने में तो 9.5% था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो एंड 0.1% इंक्रीज इन अप्रैल, एंड व्हेन मेनी सिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग हार्टलैंड इंक्लूडिंग चाइनाज फाइनेंशियल सेंटर शंघाई वर डीलिंग विद स्ट्रिंग्ड कोविड रिलेटेड लॉकडाउन्स, की वहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें देखने को भी मिली हैं। चाइना की इकोनॉमी पर भी कुछ असर पड़ा है, बट वो जो है उसके बावजूद भी इंडिया का जो यहाँ से इम्पोर्ट है वो बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं।
तो ये था हमारा आज का द हिंदू का टोटल डिस्कशन। आई होप आपको सारे आर्टिकल जो है वो समझ आए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, और साथ में कमेंट करके मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आपने जो है वो आंसर ज़रूर देना है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं फर्दर कुछ और चीज़ें ऐड करवाना तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।